राधे राधे बच्चों। अब हम एटम्स अपने चैप्टर है 12 वो स्टार्ट करते हैं। और अभी हम उसका इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन के हिसाब से उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। ये अपने 12.1 है, मतलब एनसीईआरटी का टॉपिक है बेटा। तो अपने पास में बाय 19th सेंचुरी ऐसे कई सारे एविडेंस अपने को मिले जो एटॉमिक हाइपोथेसिस बताते थे किसी मैटर के लिए। अब अपन सबसे पहले बात करें जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी 1897 में। उनका जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो एक्सपेरिमेंट था बेटा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। तो ही रिवेल उन्होंने क्या बताया कि कोई भी गैसेस हो, कोई भी मटेरियल हो, है ना, उन सभी में भले डिफरेंट एलिमेंट्स हो, लेकिन एक ही तरह का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और वो सभी एलिमेंट्स के लिए, सभी एटम्स के लिए आइडेंटिकल होता है। तो एज एटम इज न्यूट्रल, तो जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू दैट, the positive charge of atom is uniformly distributed throughout the volume and negative charge electron are embedded, वो जैसे अपने तरबूज में छोटे छोटे बीज होते हैं उस तरह से। तो जब जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये है जे थॉमसन। ओके। और एक आते हैं जीपी थॉमसन। भाई दोनों अलग है, ये पप्पा, ये इनके बेटे। बात समझना। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब डिस्कवरी वगैरह करी हैं। तो ये ध्यान रखना, जे थॉमसन अलग है, जीपी थॉमसन अलग है। तो अब आगे बात करते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल है या तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, तो कोई भी मॉडल अगर एग्जिस्टेंस में आया तो उन्होंने कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया और कुछ को नहीं कर पाए। तो जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया? न्यूट्रल नेचर और थर्मोनिक एमिशन, ये दो फिनोमिनन इस मॉडल से एक्सप्लेन करवाए जा सकते हैं। थर्मोनिक एमिशन का क्या मतलब होता है कि आपने किसी चीज को गर्म किया और गर्म करने से उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? स्पेक्ट्रम नहीं कर पाए, एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जिस वक्त ये सब डिस्कवरी वगैरह हो रही थी, उस वक्त ये माना गया कि कंडेंस्ड मैटर और डेंस गैसेस, डेंस गैसेस का मतलब जिनकी डेंसिटी ज्यादा हो, ये सभी टेम्परेचर पर एमिट करती है। क्या एमिट करती है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कंडेंस्ड मैटर और डेंस गैसेस सभी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती हैं, और ये रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट इंटेंसिटीज के होते हैं। ठीक है। अब ये रेडिएशन आए तो आए क्यों? ठीक है ना, गैसेस ने या मैटर ने ये रेडिएशन एमिट किए, तो क्यों एमिट किए? तो इसका क्या मारा कारण माना गया? ये these are considered due to oscillation of atom, कि एटम ऑसिलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एनर्जी रेडिएट करी। और ये जो ऑसिलेशन है, जब ऑसिलेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ फोर्स चाहिए। तो दिस ऑसिलेशन इज गवर्न्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ एटम विथ इट्स सराउंडिंग, है ना, एज दे आर वेरी क्लोज, बहुत एक दूसरे के काफी पास में थे, इसलिए ये माना गया कि ये इंटरेक्शन जो है आपस में एक दूसरे के कारण हो रहा है। तो ये ऑसिलेशन उस वजह से था। तो ये कंडेंस्ड मैटर से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में बात की गई, और उनमें आपस में इंटरेक्शन माना क्योंकि काफी क्लोज थे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़े और इन्होंने रेयरिफाइड गैसेस, रेयरिफाइड गैसेस मतलब जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, नॉर्मल जहाँ पे अब सांस ले रहे हो बच्चे, जिस कमरे में बैठे हो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम गैसेस में बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्होंने रेयरिफाइड गैसेस से स्पेक्ट्रम बनाया।
तो भैया रेरिफाइड गैसेस से स्पेक्ट्रम कब आएगा? जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगी। तो इससे स्पेक्ट्रम लाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड स्टेट में लाना होगा। उसके क्या तरीके हो सकते हैं? आप सिंपल सा गर्म कर दो, ठीक है, या फिर एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली इन अ ग्लू ट्यूब। इसका एक एग्जांपल आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, नियॉन साइन और मरकरी वेपर। तो जब रेयरिफाइड गैस को एक्साइट किया गया और वो डी एक्साइड होने होती है तो लाइट एमिट करती है। अब ये जो लाइट हुई, ये केवल सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ की लाइट थी बच्चे, है ना। तो इससे जो सीक्वेंस मिला, उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सीरीज ऑफ ब्राइट लाइट इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रम। और अब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो हम जैसे डेंस गैसेस में माना कि भैया इंटरेक्शन एटम्स के बीच में हो रहा है क्योंकि वो क्लोज थे। तो अब यहाँ पर तो आपने लिया ही रेरिफाइड गैस है जिसमें स्पेसिंग ज्यादा है। तो क्या हुआ, these radiations emitted can be considered due to individual atoms। कि अब ये रेडिएशन जो हो रहे हैं ये एटम्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से नहीं है, इंडिविजुअल एटम्स की वजह से है, नॉट ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स। तो इन अर्ली 19th it was found that each element has its own characteristic spectra। ओके, तो इस फैक्ट से हमें क्या मालूम पड़ा कि अल्टीमेट रिलेशनशिप है किन किन के बीच में भैया? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड स्पेक्ट्रम रेडिएटेड बाय इट। ओके, तो ये सब हमारे एनसीईआरटी के 12.1 के इंट्रोडक्शन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब एक खास बात, जोहान जैकब बामर, भैया ग्रेट पॉइंट, बहुत शानदार दिमाग था। तो इन्होंने 1885, ध्यान रखना, 1885, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897। तो जोहान बामर ने क्या किया? बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन किया जो कि वेवलेंथ देता है ग्रुप ऑफ लाइंस की एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन। तो काफी अच्छा वर्क था। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। राधे राधे बच्चों। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा, ये कहाँ से क्या पढ़ा, ये मैं आपको बताऊं। ये हमने एनसीईआरटी का 12.1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाठ पढ़ा है, ठीक है। पर्टिकुलर मैं कहूँ तो ये बामर, ये यहाँ तक का पाठ पढ़ा है, ठीक है। इसके आगे की चीजें अपन को थोड़ा और बाद में अपन देखते हैं। राधे राधे बच्चों।